इंडियन मार्केट की बात हो रही है। बेसिकली मैंने रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट किया तो मैं बता देता हूँ कि इंडियन मार्केट की बात हो रही है कि यही जो कल हमने टूल्स किए थे कल वाली क्लास में, अली हंटर और जिनॉन हंटर हंटिंग, अगर इसको हम इंडियन मार्केट में चेक करें तो हम प्रोडक्ट्स का चेक कर सकते हैं। तो उसी को ही मैं दिखा रहा था कि इंडियन मार्केट में जिस तरह हमने वो ब्रांड जो शॉपिफाई के ऊपर हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। जिस तरह बोट लाइफस्टाइल बोट जो ब्रांड है उसको ओपन किया, उसके हम ओवरव्यू में गए तो उसके ओवरव्यू में 25,758 मंथली ट्रैफिक है इसकी। आई ऑलमोस्ट लाइशा जितनी है, लेकिन इतनी ट्रैफिक होगी नहीं, एग्जैक्ट दे नहीं रहा होगा, इससे ज़्यादा होगी। 1.82 पेज पर विजिट है। और अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो इनके ये बेस्ट सेलिंग्स भी आ गए हैं, ये सामने इनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और इसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें कि चाइना में ये कितने के हैं, तो लिनोवो का आ गया है और जनरल लेदर केस कैस आया है। लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट की इमेज को, वही तरीका है कि इमेज को कॉपी करें, अलीबाबा पे चेक करें जाकर, आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरह आप इंडिया के जो वो है अर्बन मंकी। अब मैं अर्बन मंकी को अगर चेक करना चाह रहा हूँ कि अर्बन मंकी इंडियन ब्रांड है और उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हाई सेलिंग है, ये भी उसके ऊपर है शॉपिफाई पे। ठीक है, एक 11,78,000 ट्रैफिक है, उसकी 30,000 थी बोट की। इसकी 11,78,000 मंथली ट्रैफिक है, 5.22 पेजेस पर व्यू है। और इनके अगर मैं विनिंग प्रोडक्ट्स या हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स देखूं तो ये है पैराडाइज शर्ट, सनग्लासेस, ये वाली कैप्स इनकी। कैप्स के स्टाइल भी आप चेक कर सकते हो कौन से इनके हाई सेलिंग कैप्स हैं। इसके अलावा अगर मैं इस प्रोडक्ट को चाइना में ढूंढना चाहता हूँ, चाइना में नहीं मिला, एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिला बेसिकली, क्योंकि अर्बन मंकी के अपने स्टाइल है ना, कैप्स तो ये खुद डिजाइन करते हैं। तो ये भी मेरा बड़ा अच्छा फेवरेट ब्रांड है। तो इंडियन मार्केट में भी आप चेक कर सकते हैं उनके विनिंग प्रोडक्ट्स, विनिंग ब्रांड्स, कौन से ब्रांड्स उनके चल रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको आप चेक कर सकते हो। और ऑर्डर्स में अगर हम जाएं तो अभी इनका यूएम विजन ये शर्ट ऑर्डर हुई है, डेली रिमाइंडर ऑर्डर हुई है, ये प्रोडक्ट्स इनके अभी रिसेंटली जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुए हैं वो सारे भी यहाँ पे आ रहे होंगे। तो ये है जी, आप वाकई इसको इंडियन मार्केट में भी आराम सुकून से चेक कर सकते हो, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनका आइडिया लेकर फिर आप पाकिस्तान में ज़रा रिसर्च करके उसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो आ गया कल वाली क्लास में हमने मेजरली डिस्कस किया था। क्लास स्टार्ट करते हैं, कितने बचे हैं? अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी। मैं कल की क्लास नहीं ले सका, तो मैंने ये पूछना था कि अली हंटर को मैं पहले यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं पेड नहीं यूज़ करता। तो हम्म। आपका क्योंकि अपना ब्रांड है लाइशा, तो इसकी तकरीबन आपको अपने डाटे का तो आइडिया होगा, तो इसकी ऑलमोस्ट कितने परसेंट एक्यूरेसी है जो ये डाटा यार बताता है? सेल्स ठीक नहीं बता रहा, सेल्स हमारी ज्यादा है, सेल्स बहुत कम बता रहा है। ठीक है, सेल्स बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं दे रहा। लेट सपोज मैं, और सेल्स दे ही नहीं रहा, एक्यूरेट क्या दे रहा है, सेल्स तो दे ही नहीं रहा वो। तो ट्रैफिक वगैरह ठीक बता रहा है। ठीक है, और और बेस्ट सेलर भी सर ठीक बताता है? बेस्ट बेस्ट सेलर भी ठीक बता रहा है। सिर्फ बेस्ट सेलर में फर्क क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। बेस्ट सेलर जो वो मेरा दिखा रहा है ना, वो बेस्ट सेलर दिखा रहा है बेसिकली मेरे, जब से मैंने लाइशा पे मैं समझाता हूँ आपको, मैं आपको लाइशा से समझाता हूँ क्योंकि उसका तो मुझे खुद पता है ना, तो मैं आपको एक एक चीज उससे बता देता हूँ। अब देखो, सिर्फ एक चीज याद रखना, जिस वक्त रिसर्च कर रहे हो ना, तो उस रिसर्च करते हुए सिर्फ एक चीज समझना,
अब ओवरव्यू में जाते हैं, ठीक है। अब ये MF1 2 ईयर अगो कह रहा है, ठीक है। नजर आया ना आपको कि टू टू ईयर अगो का कह रहा है MF1, और ईयर अगो ये इसका कह रहा है, ग्लू का कह रहा है। नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। अच्छा। अब मेरी MF1 जो है ना, ये 2 ईयर अगो क्यों कह रहा है कि 2 साल पहले शायद मैंने ना इसकी, 2 साल क्यों कह रहा है ये, कम से कम इसको शॉपिफाई पे, हाँ मेरे ख्याल है 2 साल पहले इस वाले अकाउंट पे मूव हुआ। पहले हम शॉपिफाई चला रहे थे लेकिन दूसरे अकाउंट पे चला रहे थे, ठीक है। अब ये सर दो ये साल पुराना। क्रिएट क्रिएट एड बता रहा है ना कि कब ये क्रिएट हुई है। हाँ लेकिन MF1 में इस वाली थीम के ऊपर तब क्रिएट हुई है ना, जो अभी वाली हमारा अकाउंट चल रहा है। वरना ये वाली लैशेस तो हम 5 सालों से चला रहे हैं ना वेबसाइट पे। समझे? मैं 2 साल पहले मैंने अकाउंट, ये वाला शॉपिफाई अकाउंट अपना चेंज किया था ना, जो हम पहले यूज करते थे उससे चेंज करके अपने वाले इस वाले अकाउंट पे मूव किया था। तो इस वाले अकाउंट का ही जो अभी लायशा का अकाउंट है, ये उसका बता रहा है उसकी, क्योंकि ये तो शॉपिफाई से डेटा लेता है ना, तो उस शॉपिफाई का डेटे से वो चीजें बता रहा है कि ये इस वाले पे 2 साल पहले आए थे। ये वाला प्रोडक्ट है, फिर इसका ईयर अगो ये हमने रिसेंटली लॉन्च किया था। फिर MF2 ये भी 2 साल पहले, 2 साल पहले ये हमारी 1 साल पहले आई। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि MF1 मेरा विनिंग प्रोडक्ट है, लेकिन MF1 जो है वो 2 साल से लॉन्च हुआ है मेरी वेबसाइट पे। इस वजह से, और इस वजह से इसकी सबसे ज्यादा सेल्स हैं मेरे इस वाले शॉपिफाई अकाउंट पे, ठीक है। MF1 टोटल, लेट सपोज 2 साल पहले मैंने MF1 भी डाली, MF2 भी डाली, MF3 भी डाली। ये दो दो साल है सारे, MF4, MF6, ये सारी मेरी वो लैशेज है मैंने। क्योंकि लायशा 2 साल पहले सिर्फ ये 10 प्रोडक्ट्स होते थे उसके ऊपर, लायशा के ऊपर यही लैशेज होती थी, जो पहले पे आ रही है, जो तीसरे पे आ रही है, जो चौथे नंबर पे आ रही है, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे आ रही है, सातवें पे आ रही है, फिर 9वें नंबर पे आ रही है। तो यही वो लैशेज हैं जो हमारी होती थी। मेरे न्यू प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं रिसेंटली, मतलब 8-9 महीने पहले या 10 महीने पहले, ठीक है। अब जो मेरे अकाउंट, जो मेरी चीजें 10 महीने पहले लॉन्च हुई हैं, उसमें से एक मेरी ग्लू है। तो ग्लू सेकंड नंबर पे आ गई 10 महीनों के अंदर। MF1 2 सालों में पहले नंबर पे, ठीक है, 2 साल भी हो चुके हैं उसको। और जो मेरी ग्लू है वो 8 महीनों के अंदर जो, क्योंकि MF2 अब 2 साल पहले आई हुई है लेकिन वो तीसरे नंबर पे आ रही है। ग्लू मेरी 8 महीनों के अंदर ही उसने इतनी ज्यादा सेल्स की है कि वो दूसरे नंबर के ऊपर आ चुकी है। समझ रहे हैं ये पॉइंट, इस पर पहुंच रहे हैं? मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक एक वेबसाइट के ऊपर 4-4 सालों से हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनकी सेल थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आपने उसके नीचे टाइम पीरियड देखना है कि वो प्रोडक्ट जो 7-7 8-8 महीनों पहले लॉन्च हुए, 9 महीने पहले लॉन्च हुए, और 9 महीनों में ही वो उस ब्रांड के टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं, कि सेकंड नंबर पे भी वो है, फोर्थ नंबर पे। जिस तरह अभी अगर मेरी SL3 आप देखें तो ये भी 8-9 महीने पहले लॉन्च हुई। और वो प्रोडक्ट जो मेरे 2-2 साल से लॉन्च हुए हैं, जिस तरह MF4 और MF6 है, ये उसको भी बीट करके अपनी SL सीरीज में 5वें नंबर के ऊपर आ गई। तो इसका ये मतलब है कि मेरी इस वक्त जो सबसे ज्यादा सेल्स जा रही हैं, वो मेरी ग्लू की जा रही है और मेरी SL3 की जा रही है। MF1 भी शायद इनसे कम कर रही हो अभी, क्योंकि MF1 का 2 साल का डेटा ले रहा है, इनका 8-8 9 9 महीने का डेटा आ रहा है। उन 8-8 9 9 महीनों में ये मेरे अच्छे प्रोडक्ट्स को बीट करते जा रहे हैं। इसी तरह कोरल जो 10वें नंबर पे आ रहा है, तो मेरी लैशेस के अलावा जो प्रोडक्ट मैंने न्यू लॉन्च किया उसमें सबसे ज्यादा कोरल ब्लास्टिक सेल हो रही है। तो आपने ये देखना है कि रिसेंटली देखिए 7 मंथ्स अगो इसके नीचे लिखा होगा, 7 महीने में ये प्रोडक्ट आया और ये टॉप 10 में पहुंच चुका है। और ये स्लोली स्लोली करते अब 8-9 महीने और गुजरेंगे, 7-8 महीने और गुजरेंगे, शायद ये तीसरे या चौथे नंबर पे ऊपर बैठा हुआ हो, क्योंकि ये चार उनसे ज्यादा सेल, MF2 MF3 से ज्यादा सेल सेल शायद कोरल की हो रही हो। तो समझाना मैं ये चाह रहा था कि साथ ये जरूर चेक किया करेंगे, ऐसा ना हो कि आप वेबसाइट पे जाएं और आप देखें यार इसका टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो है ना, वो ये वाला है, पहले नंबर वाला ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ, तो आप वो प्रोडक्ट ले लो, लेकिन वो शायद 5 सालों में से बेकर है, इस वजह से वो पहले नंबर पे। अगर उसकी 5 सालों में लेट सपोज 10,000 सेल्स हुई हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट उस ब्रांड ने लॉन्च किया है जो 8 महीने पहले लॉन्च किया है, उसने अभी 6,000 की है 8 महीनों में, इसने 5 सालों में 10,000 की है, उसने
8 महीनों में 6,000 कर दी, तो ऑब्वियसली वो तीसरे या चौथे या पांचवें नंबर के ऊपर बैठा होगा, क्योंकि अभी उसकी 6,000 सेल हुई है, जिसकी 10,000 सेल हुई है। ये अली हंटर उसी को पहले पहले नंबर पे दिखाएगा। तो आपने साथ नीचे टाइम पीरियड भी देखना है कि यार कौन कितने टाइम पीरियड के अंदर ये पहले नंबर पे बैठा हुआ है। जिस तरह कल हमने डाइवर्सिटी की बात की थी, सर इसमें एक वो चीज वाला पूछनी है। प्रोडक्ट शायद फिर मैं इसका आंसर दे दूं, फिर मैं आपकी इस बात सुन लेता हूँ। वो वाला प्रोडक्ट शायद उस वक्त इतना ज्यादा बिक ना रहा हो, जिस तरह मैं आपको कल ओवरव्यू इसका दिया था ना डाइवर्सिटी का। अब डाइवर्सिटी में हम बेस्ट सेलिंग पे जाते हैं, ठीक है। अब इनका जो पहले नंबर के ऊपर प्रोडक्ट है, ये देखें कितने साल पहले आया, 4 साल पहले, ठीक है। और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट देखें, वो 1 साल पहले आया और दूसरे नंबर के ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि करंटली शायद ये जो दूसरे नंबर के ऊपर बैठा हुआ है ना, इनका जो पहले नंबर के ऊपर प्रोडक्ट है इससे भी ज्यादा सेल कर रहा होगा। इससे भी ज्यादा सेल्स इसके दूसरे नंबर वाले प्रोडक्ट की आ रही होंगी। इतनी सेल्स करंटली सेल्स इनकी पहले नंबर के ऊपर जो प्रोडक्ट बैठा हुआ है उसकी नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो 4 साल पहले आया था। 4 साल में शायद पहले 2 साल उसकी बहुत तगड़ी सेल्स हुई हो, अभी सेल्स शायद उसकी डिक्लाइन हो रही हो इन 2 सालों के अंदर या इस साल के अंदर। लेकिन अभी करंटली एक प्रोडक्ट उनका ऐसा है कि जो इन सारे प्रोडक्ट्स को जिस तरह और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है कि जो इनका, अच्छा इनके अब ये देखें, ये 1 साल पहले आया दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है, ये भी 1 साल पहले आया दूसरे नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, ये 9 महीने पहले आया चौथे नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, ये 5 महीने पहले आया पांचवें नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, ये प्रोडक्ट 4 महीने पहले आया। तो ये इनके अभी करंटली जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं करंटली सिनेरियोज को देखकर विनिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा, अगर मैं डाइवर्सिटी से देख रहा हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट पे मेरी नजर होगी कि ये वो प्रोडक्ट है कि इन जो 5 महीनों में ही इतना सेल हो रहा है इनका, कि इनके 670 प्रोडक्ट्स हैं, इनके टोटल प्रोडक्ट्स ये देखें ओवरव्यू में, इनके कितने प्रोडक्ट्स हैं, 267 प्रोडक्ट्स हैं। उन 267 प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट अभी करंटली सबको बीट करके ऊपर आया है वो ये वाला प्रोडक्ट आया है, पांचवें नंबर वाला और छठे नंबर वाला, दोनों जगह पे सेम मतलब सेम डिफरेंट कलर के साथ सेम प्रोडक्ट खड़ा हुआ है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को भी मैं इसके ऊपर भी रिसर्च करूंगा, अगर मैं डाइवर्सिटी को अपना कंपटीशन समझता हूँ तो। इसके अलावा ये 7वें नंबर वाला 2 साल पहले आया है, तो अभी शायद इसकी सेल्स इतनी ज्यादा ना हो, ये 10 महीने पहले आया है। ये 4 साल पहले आया तो 9वें नंबर पे आया। अब जो 4 साल पहले आया उसको भी ये 5 महीने वाला प्रोडक्ट उसकी भी सेल्स को compete करके उसको भी पीछे छोड़ के पांचवें नंबर के ऊपर खड़ा हो गया। तो ये शायद पहले 2 साल 3 सालों में बड़ा बिकता हो, अभी इतना ना बिक रहा हो, लेकिन पहले 2 3 सालों में जितनी सेल्स कर चुका है उसका नंबर इतना बड़ा है, इसी वजह से अभी तक ये 9वें नंबर पे है, उस नंबर को कोई बीट नहीं कर सका। तो पॉइंट मेरा समझ रहे हैं आप, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि टाइम पीरियड को साथ जरूर नजर में रखना है आपने। जी सर, समझ आ गई सर। आपने मतलब जो लाइशा में पहले आपने 3 4 5 सिर्फ लैशेज ही की हैं, उसके बाद फिर सिर्फ बाकी लैशेस कॉन्टैक्ट की, और उस लैशेस में भी सिर्फ ये जो वाइट लैशेस है ना जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, जिनके ऊपर MF1 MF2 MF3 MF4 MF6, मेरी पिछले 5 सालों में सिर्फ ये लैशेस थी। मेरे जो अभी देखे ना न्यू अराइवल्स में आप जाएं तो ये 7 महीने पहले मेरे प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे न्यू हैं। जिस तरह ये कोरल ब्लास्टिक है, अब ये प्रोडक्ट्स मेरे विनिंग ज्यादा प्रोडक्ट्स ये थे, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं, ये 5 मिनट या जैसे ही आए थे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, तो ये है नहीं है, इस वजह से ये वेबसाइट के ऊपर नहीं है। ये शायद अभी ये पहले नंबर के ऊपर खड़े होते, लैशेस को भी क्रॉस कर देते। तो सर टाइम जी। पीरियड साथ जरूर देखना है आपने। सर जी, इससे एक स्ट्रेटजी ये भी समझ आती है जो आपने लाइशा में यूज किया, कि आप किसी एक स्पेसिफिक नीश में जब जाते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक नीश में जाके किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को इतना ज्यादा फोकस करके, इतना अच्छा उसे करके बना के, अपने ब्रांड का नाम बना के, फिर बाकी यार प्रोडक्ट यही को। तो मैं समझाता हूँ, मैं मेरी ट्रेनिंग का मेन मकसद ही तो ये है। मैं वाइट ट्रेनर हूँ जो सिर्फ बात इसी पे करता हूँ। मैं यही तो कहता हूँ, ये जितने बच्चे वाइट लेवल छोड़कर मेरी ट्रेनिंग के लिए आए ये इसीलिए तो आए। मैं यही तो समझाता हूँ कि आपने नीश पे फोकस करना है। ज्यादातर बच्चे प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, या आप लोगों की वजह से ये मैंने अली हंटर और ये प्रोडक्ट डाले, हम इसी वजह से जो ब्रांड फोकस होता है ना, जो नीश फोकस्ड होता है, वो इस चीज पे फोकस नहीं रखता कि यार विनिंग प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है। मैं ये डाइवर्सिटी पे कभी फोकस नहीं होगा कि डाइवर्सिटी का भी कौन सा बिक रहा है, क्योंकि इसकी नीश मुझे समझ ही नहीं आती। ये जेनेरिक प्रोडक्ट बेस्ट बेस्ट है, इसकी कोई नीश नहीं।
हमने नीश बेस रहना है। अब मैं आपको नीश बेस समझाता हूँ। ये लाइशा नीश बेस है, ठीक है। मेरा पहला प्रोडक्ट आया, मैंने लैशेस प्रॉपरली लॉन्च की, कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक ब्रांड खड़ा किया, उसमें खुद को ग्रोथ देना स्टार्ट की। वो मेरा प्रोडक्ट जब चल गया तो मैंने न्यू प्रोडक्ट जब ऐड किया उसी नीश के अंदर, जब मेरा लेट्स सपोज ट्रस्टेड कस्टमर लैशेस का बन गया, अब ये 1500 रुपए की लैशेज है, उसी में मैंने 990 रुपए वाली लैशेज लॉन्च कर दी कि अच्छा एलीट क्लास ये ले, मेरी मिडिल क्लास ये ले। अब मिडिल क्लास जो मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उनके लिए भी मैंने लैशेज लॉन्च की, वो भी मेरा बिकना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने उसी नीश के अंदर मेकअप के कॉस्मेटिक्स के अंदर ही रहकर मैंने स्टिक्स लॉन्च कर दी, ब्लश स्टिक्स लॉन्च कर दी। मुझे अलहदा से एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, अलहदा ब्रांड अलहदा स्टोर खड़े करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक ही ब्रांड के अंदर, एक ही स्टोर के अंदर, जिसका कस्टमर मेरा ट्रस्टेड कस्टमर एक प्रोडक्ट पे था, उसी को मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसी नीश के अंदर एंटर करता जा रहा हूँ और स्लोली स्लोली ब्रांड को स्केल करता जा रहा हूँ। अब जितने भी दुनिया में ब्रांड्स बने हैं, अभी आपके साथ में लॉन्च, ये देखें, इंडिया के जितने ब्रांड्स आप खोलें, जितनों को भी, जितना आप खोलेंगे ना, ये शार्क टैंक इंडिया देखेंगे, सीजन 1 देखें, आप सीजन 2 देखें, किन बंदों को इन्वेस्टमेंट मिली है? रैंडम प्रोडक्ट्स पे किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। रैंडम प्रोडक्ट्स की कोई बंदा पेज देने नहीं आया, क्योंकि कोई भी बंदा रैंडम प्रोडक्ट्स वाला था वो पहले ही फिल्टर आउट हो गया, उसको हो गया होगा, पहले इंटरव्यूज में भी उसको बायर कर दिया होगा। वो ब्रांड्स आए हैं जो सिर्फ नीश स्पेसिफिक अपना ब्रांड खड़ा कर रहे हैं। ये शुगर कॉस्मेटिक्स है, इसने भी आईलाइनर और मस्कारा से स्टार्ट किया था, स्लोली स्लोली करते करते जैसे जैसे इसके प्रोडक्ट्स, मतलब इसकी सेल्स इंक्रीज होती गई, इसने नए प्रोडक्ट्स ऐड कर 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 करके शुगर कॉस्मेटिक खड़ा किया। ये बोट वाला है, किधर गया बोट? ये बोट लाइफ स्टाइल है। इसके भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड और ये वॉचेस हैं, ठीक है। इसके ऊपर इनका लिखा हुआ होगा कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इनके पास, ये देखें। एक ही कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी बोट है ही इन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसके अलावा ब्रांड ही नहीं है। अब मैं लेंस कार्ड पे आ जाता हूँ। आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। सेम नीश के अंदर, अपनी ही नीश के अंदर उसने ब्रांड खड़ा किया, वो उसी नीश के अंदर वो नए प्रोडक्ट्स ऐड करता जाता है, एक ही नीश उनसे कवर्ड नहीं होती। आप अपने नीश बेस रहे ना, उस नीश को पकड़ो, उस नीश के अंदर ही। अब ये मेरा न्यू ब्रांड है जो अभी तक मैंने प्रॉपरली लॉन्च नहीं किया, जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है। सर। यार ये मेरा टैब्स कुछ बंद कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा ओपन हुई हुई है, उसकी वजह से चलता नहीं है। अब ये मेरा ब्रांड है, मेरा सिंपल सन ग्लासेस, ऑप्टिकल फ्रेम्स और लेंसेज, इसी के ऊपर मैंने काम करना है, इनके अलावा मैंने किसी चीज पे काम नहीं करना। अभी ये ओपन सही तरह नहीं हुआ, आप मेरी वेबसाइट जाकर देख लोगे। स्लोली स्लोली बिल्ड करूंगा, कम सेल से बिल्ड करूंगा, लेकिन अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी डिजाइन के साथ, इसी के अंदर रहकर मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करते जाना है और उन्हीं के साथ खेलते जाना है। तो आप सिर्फ एक नीश पकड़ लो, जो मैंने पहले समझाई थी, एक नीश पकड़ो, उस नीश में आप सब नीश पकड़ो, उस सब नीश के ऊपर अपना ब्रांड खड़ा करो, लेकिन अपने बिजनेस प्लान में डाल दो। हमने अभी तक बिजनेस प्लान प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया, अगली क्लासेस में मैंने आपको बताना है कि बिजनेस प्लान कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट कैसे रेज होती है, ठीक है। इन्वेस्टर को पिच क्या करना है, अभी मैं उस चीज की तरफ नहीं आया। मैं लाइशा का पूरा आपको बिजनेस प्लान बताऊंगा, जिसके ऊपर मैंने ये लाइशा खड़ा किया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने लाइशा पे 2 करोड़ की हमने इन्वेस्टमेंट रेज की थी रिसेंटली, 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे लाइशा पे। तो 2 करोड़ मैंने कैसे रेस किया है, किस तरह शीट से रेस की है, क्या मेरा आइडिया था, मैंने स्टार्ट कैसे किया है, क्या किया है, क्या है, वो सारा बिजनेस प्लान हम डिस्कस करेंगे और सेम प्लान आप लोगों ने फिर बैठकर बनाना होगा।
कहने का मकसद ये है, मैं आप लोगों को यही तो समझाता हूँ। तो वाइट लेवल के काफी बच्चे मेरे पास इस क्लास में हैं, आप उनसे पूछ लेना, तो वो आपको बता देंगे कि वो उनके स्टोर 9 महीने स्टोर्स बंद हो रहे हैं, ट्रेनिंग में आए और ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने सिर्फ फोकस रहना है उसके ऊपर, नीश फोकस रहो, सब नीश फोकस रहो, उस नीश के अंदर अपना प्लान बना लो कि यार मेरा पहला प्रोडक्ट ये होगा, इतने पैसे जब आ जाएंगे तो दूसरा प्रोडक्ट ये होगा, मेरा तीसरा प्रोडक्ट ये होगा। जिस तरह जीलेंजो पे मुझे पता है कि पहली मेरी 5 सन ग्लासेस है और 5 ऑप्टिकल फ्रेम्स है और मेरे 10 लेंसेज हैं, कलर्ड लेंसेज हैं, ठीक है। अगले प्रोडक्ट्स क्या होंगे मेरे मेरे 5 न्यू स्टाइल ऐड करूंगा सन ग्लासेस में, 5 ऑप्टिकल फ्रेम्स में, और 10 में 5 एक न्यू कलर। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। करते अपनी इन्वेंट्री बढ़ा, प्रोडक्ट एक डिजाइन है, ये करते जाना है, वो स्टार्ट है। यार इसका ना इंटरनेट का कोई इश्यू है यार, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? जी सर आ रही है। क्लियर है? जी सर। तो मैं ये बात ये कर रहा था कि हम जब बिजनेस प्लान बनाएंगे तो मैं आप लोगों को जो माइंडसेट मैंने देना है वो यही देना है, बेशक वाइट लेबल करो, लेकिन एक ही नीश के अंदर रहकर उसी के अंदर रहकर करो, ताकि आपका ब्रांड उसी नीश के अंदर बनता जाए, लोगों को उसी नीश के बारे में पता चले। इस तरह तो पेप्सी है, पेप्सी के अलावा वो कितनी प्रोडक्ट्स, कितनी चीजें, कितना सब कुछ एक ही कोको कोला कर सकता है, पेप्सी कर सकता है, लेकिन कोई भी ब्रांड, कोई भी जो लॉन्ग टर्म बिजनेस करने आता है वो नहीं करता, वो डिफरेंट चीजों, डिफरेंट उसके साथ नहीं जाता। तो अभी तो मैंने काफी काफी ज्यादा प्रेजेंटेशन बनाई हुई है बिजनेस प्लान में, फिर आगे फ्यूचर प्लान्स आपने कैसे सेट करने हैं। अभी इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, आपकी असाइनमेंट भी मैंने तैयार की हुई है। सर स्क्रीन शेयर नहीं है आप। हाँ वो पहले मैं निकाल तो लूँ।
ठीक है, जिस तरह ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है जिसमें आपने स्टैट्स निकालने होंगे। अभी मैंने बिजनेस प्लान आपको बताया नहीं है कि बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइशा में हमने क्या क्या चीजें की हुई हैं। जब मैं वो बिजनेस प्लान आपसे डिस्कस कर लूंगा ना, तो ये असाइनमेंट आप बनाओगे तो आपका बिजनेस प्लान सॉर्ट ऑफ बन जाएगा। पाकिस्तान के स्टैट्स निकालोगे, अपनी इंडस्ट्री जिसमें काम कर रहे हो उसके स्टैट्स निकालोगे, नीश की सिलेक्शन करोगे, जो भी नीश आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिस तरह मैंने कॉस्मेटिक्स की हुई है उस तरह उसकी सब नीश सिलेक्ट करोगे। फिर अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दोगे, ये मैं समझाऊंगा ये कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है ब्रांड्स के लिए। उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम निकालोगे आप, उसका सोल्यूशन निकालोगे आप, उसके बाद में कैसे निकालोगे, यही जब इंडियन ब्रांड्स अपनी नीश के अंदर सर्च करोगे ना, हंटिंग कर रहे होगे, वहीं से आपको प्रॉब्लम निकलेंगी। जब आप मेरे की प्रॉब्लम और के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सोल्यूशन कैसे हैं, उसके ऊपर अपना पूरा ब्रांड कैसा कर रहे हैं, उनका ट्रैफिक। वॉइस का इशू है अगेन। ले लो चार।
यार मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ी है कि उधर ना इंटरनेट चल नहीं रहा था प्रॉपर्ली, तो ऊपर से नीचे आया हूँ, सॉरी उसके लिए। हेलो। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी सर आ रही है। अच्छा सॉरी यार, मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ी और जैसे ही इधर लोकेशन पे पहुंचा हूँ तो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, वो उसने रीस्टार्ट कर दिया सारी चीज़ें। तो 5 मिनट लग गए इस सारे उसमें। मैंने ऊपर से एक फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर आया हूँ कि ऊपर वाले फ्लोर पे वो नहीं चल रहा था इधर। लाइट भी थोड़ी सी कम है क्योंकि स्टूडियो मैंने ऊपर बनाया हुआ। खैर सॉरी। तो मैं आपको असाइनमेंट दिखा रहा था। कितनी असाइनमेंट देखी थी अभी? बिल्कुल नहीं देखी थी। अच्छा, तो इसमें असाइनमेंट कितनी देखी थी, कहाँ तक पहुंचे थे आप लोग? प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री का था। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसी होती है, लाइशा में क्या थी, प्रॉब्लम क्यों जरूरी होती है। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखोगे तो उसमें एक एक पॉइंट प्रॉब्लम सर जरूर आप बताते थे। शॉर्टली शुरू से बता सकते हैं, मेरा से नेट प्रॉब्लम था, लेट आया। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के स्टैट्स होंगे जो मेरी प्रेजेंटेशन से ही आपको मैं बताऊंगा जब ये असाइनमेंट दूंगा ना इंशाल्लाह। वैसे तो पिछली क्लास में मैंने सिक्स वाली क्लास में 6 वाले लेक्चर में दे दी थी और 8 लेक्चर तक बच्चों ने कंप्लीट भी कर दी थी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसमें पीछे हो क्योंकि आप लोगों के साथ वाइट लेवल की भी चीज़ें कर रहा हूँ। पिछली क्लास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल पे थी, इसमें वाइट लेवल ड्रॉप शिपिंग और उन चीज़ों को भी कवर किए। पिछले वाली जो बैच था उनको मैंने हंटिंग जो थी वो इन चीज़ों से नहीं 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 बताई थी, आप लोगों के लिए न्यू है। ब्रांडिंग में मैंने काफ़ी चीज़ें उनको सिर्फ लोगो और वेबसाइट उससे रिलेटेड ब्रांडिंग बताई थी। लोगो टैगलाइन से रिलेटेड आपको ब्रांडिंग मैंने डिटेल में समझाई है। और ये आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया है जो पिछले बैच में नहीं था। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा, आप लोग 8th क्लास में पहुंचे लेकिन अभी तक आपको असाइनमेंट नहीं मिली, उनको 5th क्लास तक असाइनमेंट मिल चुकी थी क्योंकि आप लोगों की एक एक चीज़ में डिटेल में जा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने नहीं दी।
तो ये असाइनमेंट जब आपके पास आएगी इंशाल्लाह 9th क्लास में, हम ये पहली पहली क्लास में मैं दे चुका हूँ ये असाइनमेंट। अगली जो क्लास आ रही है, ये 8th क्लास है ना आज, ये 8th क्लास है, कोई कंफर्म कर सकता है? जी सर। 8th है, 9th है, मेरा ख्याल है 8th ही है, हाँ 8th क्लास है। तो पाकिस्तान के स्टैट्स हम वो जो ये मैं बताऊंगा कहाँ से निकालें, मेरी वाली स्लाइड में आपको पाकिस्तान के स्टैट्स मिलेंगे, वो डालने हमने। फिर इंडस्ट्री के स्टैट्स, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसके स्टैट्स डालेंगे, ये आप खुद निकालोगे। नीश की सिलेक्शन आप कर लोगे, किस नीश के अंदर जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जा रहे हो, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी केयर वाली इंडस्ट्री में जा रहे हैं, हम टॉयज वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। इसके अलावा जो बिक रहा था पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक्स थी और चौथी कौन सी थी, फिर फैशन वाली इंडस्ट्री में जा रहे हैं। कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं? वही जो 6 इंडस्ट्रीज थी वो सिलेक्ट करेंगे, उनमें से सब नीश हम एक सिलेक्ट करेंगे। फिर उनकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि हमारी हम इस वाली इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, हमारा एंड गोल क्या है, 3 सालों में इस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ, इससे क्या मैं लेना चाह रहा हूँ। ये जब मैं अपना बिजनेस प्लान आपके सामने खड़ा करूंगा, बताऊंगा लाइशा का बिजनेस प्लान, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी कि आपने इसमें क्या डालना होता है। फिर प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री में मैं उसी में समझाऊंगा क्या होता है, सोल्यूशन कैसे निकालना होता है वो भी बताऊंगा, आप अपने ब्रांड के थ्रू सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करोगे। इसके अलावा कंपटीशन का पूरा एनालिसिस, ब्रांड का नाम क्या है, उसकी फेसबुक फॉलोइंग कितनी है, उसकी इंस्टा फॉलोइंग कितनी है पाकिस्तान में, ठीक है। लेट्स सपोज लाइशा के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका नाम क्या है, उनका फेसबुक की फॉलोइंग क्या है, उनकी इंस्टा फॉलोइंग क्या है, पहले मैंने ये लिखना है, आपने भी ये लिखना है। फिर उसमें उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी ऑडियंस की क्लास क्या है, किस क्लास को वो टारगेट करते हैं, ये कंपटीशन से रिलेटेड ये डेटा डालोगे, 8 से 10 कॉम्पिटिटर्स का डालोगे। फिर आप 3 प्रोडक्ट्स ऐड करोगे अपनी सब नीश के अंदर, जिस तरह लाइशा में पहले लैशेज है, दूसरे नंबर के ऊपर ब्लश टिंट्स हैं, तीसरे नंबर के ऊपर ब्लश स्टिक्स हैं, फिर लिक्विड लिपस्टिक है, फिर लिप ग्लॉस है। फिर तो आपने अपने 3 प्रोडक्ट जो आपने, बेशक आप लॉन्च एक करोगे, लेकिन उसके बाद आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बाद आपका तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा, वो थोड़ा सा उनके टॉप 10 जो कॉम्पिटिटर्स के पास वो प्रोडक्ट है उनकी डिटेल डालोगे। क्या डिटेल डालोगे? ब्रांड का नाम क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, पहला प्रोडक्ट लेट्स सपोज लैशेज है, तो वो लैशेज में कौन सा ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट जो लैशेज है वो कौन सा है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका एक उसके ब्रांड प्रोडक्ट का रेफरेंस इमेज डालोगे। फिर इसी तरह दूसरा ब्रांड जिसके पास लैशेज हैं, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी रेफरेंस इमेज। तो 10 आप अपने कंपटीशन में, पहले प्रोडक्ट में 10 कॉम्पिटिटर्स का डेटा फिल करोगे। इसी तरह प्रोडक्ट 2 जो है, उसी नीश के अंदर आप एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हो फ्यूचर में, वो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, उसकी सारी डिटेल। फिर इसी तरह उसका तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी सारी डिटेल। तो ये सारी बनेगी, असाइनमेंट बनेगी, और आप लोगों ने ये असाइनमेंट कंप्लीट करके देनी होगी। इसी से आपका मेजरली बिजनेस प्लान का बहुत ज्यादा हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगी उसमें जब मैं आपको वो दूंगा, तो जब आप वो कंप्लीट करोगे तो आपका बिजनेस प्लान कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि आपका ब्रांड क्या है, उसका नाम क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या कौन से होंगे, आज कौन से लॉन्च करूंगा, साल बाद कौन से लॉन्च करूंगा, 3 सालों में मैंने उसको पहुंचाना कहाँ पे है। तो इसके बाद एक मैथमेटिकल फाइनेंशियल शीट भी बनेगी जिसमें सिर्फ नंबर्स होंगे, वो असाइनमेंट नंबर 2 होगी, वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह जब ये 2 शीट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका एक ई कॉमर्स स्टोर का पूरा प्लान रेडी होगा। फिर वो प्लान लेकर आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाओगे, उसको दिखाओगे कि भाई ये मेरा प्लान है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ये मेरे 3 साल का प्लान है, 3 सालों में मैंने ये प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, इन दराज पे इस तरह लॉन्च करना है, फिर अपना शॉपिफाई पे इस तरह लॉन्च करना है, दुकान के पास इस दुकान पे इस तरह लॉन्च करना है, डिस्ट्रीब्यूटर पे इस तरह लॉन्च करना है, एक B2B डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस तरह लॉन्च करना है, फ्रेंचाइज मैंने इस तरह देनी है। ये सारा जब बिजनेस प्लान आप लेकर जाओगे, जो आप शार्क टैंक इंडिया में आप पहली पिच सुनते हो, 3 मिनट 5 मिनट की जो पिच होती है, 10 मिनट की जो पिच होती है, उसमें ये सारी चीजें बता रहा होता है। इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका प्रोडक्ट वो सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, आज कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा, अमेजोन पे कैसे जा रहा है। हमारे पास दराज है, उनके पास अमेजोन है, अमेजोन के अलावा उनका रिलायंस मार्केट है, डिफरेंट जो मार्केट प्लेसेस हैं उन पे उस प्रोडक्ट को कैसे लेके जा रहा है, शॉप्स पे कैसे रखवा रहा है, कितनी सेल्स वो शॉप्स के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहा है, अभी कर रहा है, कितनी कितनी सेल्स वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेगा, अपनी शॉप्स ओपन करेगा तो कब करेगा, कैसे करेगा, उसके पे उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, अगले 3 साल 4 साल 5 साल में वो अपने ब्रांड को कहाँ पे देख रहा है। तो ये सारी डिटेल्स वो अपने एक ब्रांड के अंदर दे रहा होता है। तो अगर आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करो या वाइट लेबल लॉन्च करो, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें डालनी है। और ये असाइनमेंट नंबर 1 होगी, फिर असाइनमेंट नंबर 2 पे आएंगे, फिर असाइनमेंट नंबर 3 पे आएंगे। 3 जो होगी वो डिजिटल से रिलेटेड होगी, शायद 2 ही हो आपकी, 2 ही काफ़ी होंगी आपको, आप लोगों के लिए। उससे आपका पूरा बिजनेस प्लान बन जाएगा। तो प्रेजेंटेशन पे वापस आता हूँ। हम थे, ये बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन आगे निकल आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा उसमें ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान में होंगी। ब्रांड का ओवरव्यू क्या है, स्टोरी ऑफ ब्रांड क्या है, फाउंडर्स कौन है, इंडस्ट्री रिव्यू विद स्टैट्स, इंडस्ट्री का डेटा डालोगे आप, प्रॉब्लम और मार्केट गैप डालोगे आप, सोल्यूशन डालोगे आप, टारगेट मार्केट डालोगे, मार्केटिंग के 4 पीस डालोगे, कॉम्पिटिटर्स डालोगे, 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान डालोगे, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग का एग्जीक्यूशन प्लान डालोगे, कैसे प्रोडक्ट ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, कितने में ले रहे हो, कितने में बेचोगे। ये शीट भी बनेगी, ये भी मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। फिर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी की टाइमलाइन बनाओगे कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को शॉपिफाई के थ्रू बेचने जा रहे हैं, लेकिन हमारे बजट्स क्या होंगे, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से होंगे, हमारे पास प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसे होगी, वीडियोग्राफी कैसे होगी, एड्स कैसे होंगे, वो एड्स कैसे रन होंगे, पूरे महीने में कितना बजट स्पेंड करना है मैंने, वो क्या क्या, उसका एक आप टाइमलाइन बनाओगे कि मेरी मार्केटिंग में उतरने की क्या स्ट्रैटेजी है, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी क्या है। फिर मार्केटिंग प्लान, वही आपका जो मार्केटिंग प्लान है कि वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड वीडियोस, ये वही गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के अंदर आएगा। पहले स्ट्रैटेजी बनेगी, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर ही आपका मार्केटिंग प्लान बनता है। फिर मार्केट प्लेसेस पे कब जाना है आपने, रिटेल प्लान, रिटेल पे कब जाना है आपने, लॉन्च कब करना है आपने, कैसे करना है, क्यों करना है, और उसको फिर ब्रांड को स्केल कैसे करना है। तो ये एक बिजनेस प्लान कैसा होता है जो कोई भी इन्वेस्टर मांगता है आपसे, ये कैसे बनेगा, ये हम मेजरली मैंने आपको बेसिक 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 चीजें बताई हैं। अब हम स्लोली स्लोली जो होगा वो उसकी तरफ जा रहे होंगे, क्या कहते हैं इसको, थोड़ा ये समझ लें कि एक्सपर्ट चीजों की तरफ जा रहे होंगे। अभी सिर्फ बेसिक 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 डेटा आपको दे रहा था, मेन चीजें जो होंगी वो 9-10 क्लास से स्टार्ट होंगी। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको बता दी थी, 3 तरीकों से सिर्फ हंट करने का तरीका, टूल्स के थ्रू। अब प्रोडक्ट हंटिंग अगर आपने करनी है लोकल मार्केट में जाकर, आपने वेबसाइट के किसी वेबसाइट की के थ्रू नहीं करनी, आप अली बाबा के थ्रू नहीं करना चाह रहे, आप लोकल मार्केट में उतर के प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये उसके बाद की हंटिंग। कि लेट सपोज आपने स्पाइंग कर दी, सब कुछ कर दिया, अपना प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, उस सिलेक्ट करने के बाद आपने टेस्ट करना है कि भाई ये सैंपल देखने हैं, या आपने देखना है पाकिस्तान में ये कौन बेच रहा है, या कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो उसका तरीका मैं अब आपको बता रहा हूँ। उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले तो वो चेक करना है कि ये प्रोडक्ट लोकल मैन्युफैक्चरर से मिल जाए। आपने उस इंडस्ट्री में, लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर से, दोस्तों से पूछा, गूगल से पूछा, गूगल से जाकर उनके नंबर्स लिए, उनको कॉल्स की, उनसे डिटेल्स ली, उनसे कैटलॉग्स मंगवाए, उनकी वेबसाइट विजिट की, उधर से उनके नंबर्स निकाले, उनकी ईमेल्स निकाले, उनसे आपने बात की कि शायद ये प्रोडक्ट्स, उनके कैटलॉग मंगवाए, या उनसे डायरेक्टली कॉल पे बात की, उनके ऑफिस चले गए कि भाई लोकल मैन्युफैक्चरर कौन कौन ये प्रोडक्ट बना रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके कैटलॉग्स मंगवाओगे, आपका पता पता चल जाएगा कि वो क्या प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं। जिस तरह क्लोथिंग में है, अगर कोई क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च कर रहा है तो वो चाइना से नहीं मिलेगा, उसको लोकल मार्केट से ही मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ेगा। तो वो फैसलाबाद जाएगा, या दोस्तों से पूछेगा, या वेबसाइट्स के थ्रू जाएगा, या लोकल मार्केट में जाएगा। फैसलाबाद जाएगा, एक एक डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलेगा, डिफरेंट कंपनीज के पास जाएगा, वहां से उसको डेटा मिलता जाएगा कि तगड़ा लोकल मैन्युफैक्चर कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है, कपड़ा कितने का पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्या होता है, प्रोसेस क्या है। सफेद कपड़ा लेना है, फिर उसका के ऊपर उसको डिजाइन देना है, वो डिजाइन उसके ऊपर प्रिंट होगा, या जो भी उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस समझना है उसने, तो उसको लोकल मार्केट में उतरना पड़ेगा। दूसरा ये है कि लेट सपोज आप ये चाहते हो कि यार चाइना से प्रोडक्ट नहीं मंगवाना, मैंने लोकल मार्केट से ही प्रोडक्ट उठाना है, तो फिर लोकल मार्केट में डिफरेंट मार्केट्स हैं। जिस तरह लाहौर में शालमी है, सिर्फ लोकल मार्केट में मैं इस वजह से रिकमेंड नहीं करता लोकल मार्केट, कि लोकल मार्केट में प्रोडक्ट ही सी कैटेगरी का आता है। अगर आपने शालमी का प्रोडक्ट उठाकर ही लॉन्च करना है तो वो ऑलरेडी हजारों लोग सेल कर रहे होंगे, दुकानों पे भी बिक रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली शालमी सिर्फ आपके लिए तो प्रोडक्ट नहीं लेकर आया जो शालमी में बैठा हुआ है, वो तो कितने लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, दुकानों पे, ई कॉमर्स वालों को वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा। तो शालमी से नुकसान ये है, या लोकल मार्केट से उठाने का नुकसान ये है कि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट काफी लोगों के पास होता है। प्रोडक्ट वो होना चाहिए, नीच वो होनी चाहिए, डिजाइन वो होना चाहिए जो आपका अपना हो, जो आपने खुद बनाया हो, जो आपने खुद ना भी बनाया हो, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो पहले लॉन्च ना हुआ हो, वो पैकेजिंग पहले लॉन्च ना हुई हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
हेड एंड शोल्डर भी शैम्पू बेचता है, यूनिलीवर के कितने ब्रांड्स हैं जो शैम्पू बेचते हैं, पीएनजी के कितने ब्रांड्स हैं जो शैम्पू बेचते हैं, लेकिन हर किसी ने अपनी शैम्पू की बॉटल डिफरेंट रखी हुई है। हर किसी ने अपने शैम्पू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूएसपी के थ्रू टारगेट करता है। कोई कहता है ड्राइनेस नहीं होगी, कोई कहता है बाल घने होते हैं, कोई कहता है कि इसके थ्रू बाल सिल्की रहते हैं, कोई कहता है कि जी आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, कोई कहता है कि जी इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो हर कोई डिफरेंट यूएसपी के साथ लेकर चलता है। इसी तरह आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे उसकी एक यूएसपी होगी। अगर आपने लोकल मार्केट से ही उठा कर लेकर जाना है तो आप यूएसपी क्रिएट नहीं कर सकते। वही चीज जो आपको कोई और बेच रहा है वो आप ही बेच रहे होगे। ना पैकेजिंग डिफरेंट होगी, ना उसकी बॉटल डिफरेंट है, ना उसका प्रोडक्ट डिफरेंट है, ना उसका डब्बा डिफरेंट है, ना उसकी प्राइस आप कुछ अलग रख सकते हो। तो ई कॉमर्स करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिक रहे होंगे। फायदा तब होता है जब आप प्रोडक्ट चाइना से लो, पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज करा दो, उसका डब्बी चेंज करा दो। पैकेजिंग के ऊपर हम आएंगे, क्या रखनी है, कैसे रखनी है, क्यों रखनी है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पैकेजिंग का लेदा वो है। उसकी पैकेजिंग ही, डब्बी बेशक डिफरेंट ना करो, पैकेजिंग डिफरेंट कर दो, नाम अच्छा रख दो, कलर्स अपने सिलेक्ट करके उसी तरह की डब्बियां डिजाइन करवाओ। तो आपका एक यूनिक फैक्टर ऐड हो जाता है एक ब्रांड में, और आपको फिर सेल करने में, उसके कस्टमर्स को के दिमाग में वो ब्रांड बैठाने में एक अच्छी चीज हो जाती है। तो रिसर्च आपने लोकल मैन्युफैक्चरर पे करनी है। उसके बाद कंटेनिंग द लोकल मैन्युफैक्चरर, आप उन लोकल मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप लोग हंटिंग एंड सोर्सिंग की कंपनीज है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हंटिंग एंड सोर्सिंग की सर्विसेज देते हैं। वो क्या कर देते हैं कि लेट्स सपोज आपने कोई ये माइक है, आप माइक लॉन्च करना चाह रहे हो। अब एक तरीका तो ये है कि पाकिस्तान में जो माइक बना रहे हैं आप उसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर तो करो। एक एक बंदे को के पास पहुंचना मुश्किल है, आपके पास, आपको वो इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, उन लोगों तक पहुंच नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये इस माइक बनाने वाले तक मैंने पहुंचना कैसे है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये माइक की पिक्चर्स, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको चाहिए कि इसमें लेट सपोज माइक की क्वालिटी क्या होगी, कितने मिली एम्पेयर जो भी होता है, वोल्टेज कितनी होगी, एम्पेयर कितने होंगे, इसके अंदर क्या चीज़ आपको चाहिए, किस तरह की चाहिए। आपने एक वो सैंपल सब रखा हुआ है इस माइक का, मार्केट से आपने सैंपल एक लिया, या एक डिस्क्रिप्शन ही, एक पिक्चर, जिस लेट सपोज वो प्रोडक्ट इंडिया का है तो पाकिस्तान में नहीं है वो प्रोडक्ट, आपने उसकी पिक्चर ली हुई है, और पिक्चर लेकर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि भाई ये प्रोडक्ट में मुझे ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए। आपने लोकल हंटिंग कंपनी को ऑनबोर्ड किया, जो आपके लिए हंटिंग भी करेगा, आपको सोर्स भी करके देगा। आप उसको कहते हो यार ये प्रोडक्ट मुझे ढूंढ कर ला कर दो, 100 पीसेस चाहिए, 200 पीसेस चाहिए, 500 पीसेस चाहिए, और ये मेरी रिक्वायरमेंट है। नाम लेट्स सपोज इसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम ना लिखा हुआ हो, ये ना हो, वो ना हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स आपने वो लिख लेनी है। आपने उसको पकड़ा दी, वो मार्केट में जाएगा, पूरी मार्केट में घूमेगा, आपको प्रोडक्ट के 3 4 कंपनीज 5 कंपनीज निकाल कर ला कर देगा, सैंपल्स आपको प्रोवाइड करवाएगा, आप उस सैंपल्स के पे करोगे, आपको सैंपल्स दिलवाएगा, आपको जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आप उस बंदे के साथ प्रोडक्ट लॉक करोगे। वो दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि हमेशा ही फिर आपने ऑर्डर उसको देना है और वो उस कंपनी से बनवा कर आपको देगा। दूसरा तरीका ये होता है जिसमें आप उसको ज्यादा पे करोगे, एक अमाउंट वो ले लेगा आपसे, और आपको और उस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है उन दोनों को आपस में मिलवा देगा कि भाई ये मैन्युफैक्चरर है, ये बंदा है, इसको प्रोडक्ट चाहिए था, मैंने तुम्हें ढूंढा है, इसको प्रोडक्ट समझ आ चुका है, आप दोनों आपस में डील बना लो, मेरा काम बीच में खत्म है। आप दोनों आपस में डील बनाते हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए साथ काम कर रहे होते हो। तो इस तरह हंटिंग एंड सोर्सिंग की कंपनीज है। हंटिंग एंड सोर्सिंग की कंपनीज चाइना में भी है, इसी तरह पाकिस्तानी कंपनीज जो चाइना से भी आपको हंट और सोर्स करके देती हैं। आपने सिर्फ उनको प्रोडक्ट बताना होता है, वो इसी तरह आपको प्रोडक्ट का के सैंपल्स के चार्ज करेंगे, आपको डिफरेंट कंपनीज की पहले पिक्चर्स भेजेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन भेजेंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी क्वालिटी है, ये इतने का पड़ेगा। आप उसमें से सैंपल्स के लिए कंपनीज सेलेक्ट करते हो कि यार ये इन कंपनीज का मुझे सैंपल चाहिए, वो उन कंपनी से सैंपल्स मंगवा कर आपको देता है, आप वो सैंपल टेस्ट करते हो, आपको जो कंपनी समझ आती है तो उसका भी यही तरीका है कि वो आप उसको इस कंपनी के साथ डायरेक्टली कर देता है, आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो और वो आपको प्रोडक्ट पहुंचा देता है। लेकिन इसमें एक फैक्टर अलहदा ऐड हो जाता है कि अगर आप उस कंपनी से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर भी ले तो आपकी बात भी हो जाती है, लेकिन वही हंटिंग एंड सोर्सिंग कंपनीज है, तो वो कंपनी आपको उसी कंपनी से जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो पाकिस्तान में मंगवा कर आपको पहुंचाना भी उसी कंपनी का काम होता है, उसको सोर्स करवा कर देना भी उसी कंपनी का काम होता है। तो ये हंटिंग एंड सोर्सिंग की काफी कंपनीज हैं, 4 5 कंपनीज के आगे मैंने नाम लिखे हुए हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप ये करते हो कि आप हंटिंग एंड सोर्सिंग कंपनीज के पास कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पाकिस्तान में पड़े होते हैं, जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, आपने देखे होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, तो आप उनके
पास जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, जो 15-15 पीस, 20-20 पीस, 50-50 पीस करके वो बेच रहे होते हैं डिफरेंट लोगों को, तो आप उनसे वो प्रोडक्ट डायरेक्टली भी पकड़ सकते हो। आप उनसे अपनी लिस्ट मांग लेते हो कि आपके पास अभी कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वाइट लेबल के जो आप बेच रहे हो, वो आपको लिस्ट भेज देते हैं, अभी ये अवेलेबल है, इसकी ये प्राइस है और इसमें इतना मार्जिन है। आप वो प्रोडक्ट चेक करते हो, वेबसाइट्स पे चेक करते हो, कंपटीशन चेक करते हो, आपको प्रोडक्ट समझ आता है तो आप उससे 50 पीस उठाते हो, उसको पे करते हो और आप खुद अपनी वेबसाइट पे लगाकर उसको बेचना स्टार्ट कर देते हो। तो हंटिंग एंड सोर्सिंग की कंपनीज कई जगह पे आपको यूज कर सकते हो उनको। अच्छा, अगर आप हंटिंग एंड सोर्सिंग नहीं करते तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। सैंपल है कि आपने सैम्पलिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, आपने उसका सैंपल मंगवाना है। सैंपल मंगवा कर सैंपल टेस्ट करना है। 5 कंपनीज का सैंपल मंगवाया, एक कंपनी को आपने फाइनल किया, जिस कंपनी के साथ आपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करवाने हैं या जिससे आपका लॉ ओके होना है, उससे आपने कोटेशन मंगवाई, परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस की शीट बनाई। ये शीट कैसे बनेगी आगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें कितना मार्जिन होता है, कैसे बनानी होती है। उसके बाद सैंपल सेलेक्ट करते हो आप, डिजाइनिंग द लेबल्स, उसके वही पैकेजिंग, उसकी जो पैकेजिंग है वो डिजाइन करते हो, उसके प्रोडक्ट के डब्बे शब्बे सारा कुछ डिजाइन करते हो, उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका नाम कैसे आना है सब कुछ वो डिजाइन करते हो, उसको भेजते हो कि यार ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर इस तरह मेरा नाम। ये अगर आप साइड पे इमेज देखो तो ये प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। इस तरह कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हुए होते हैं, डब्बी के ऊपर कोई नाम शाम नहीं लिखा होता, आप उसको अपनी पैकेजिंग बेचते हो तो उस डब्बी के ऊपर अपना नाम शाम, आपका नाम शाम लिख के, उसके डब्बे के ऊपर आपका नाम शाम लिख के, इस तरह लेट सपोज ये डब्बे हैं, ठीक है, इस तरह उस प्रोडक्ट के डब्बों के ऊपर आपका नाम शाम लिख के आपको वो प्रोडक्ट उठाकर भेज देते हैं। तो ये आपकी लेबल डिजाइन करते हो और ऑर्डर प्लेस करते हो और उससे प्रोडक्ट ले लेते हो। आप अलीबाबा से भी इसी तरह काम करते हो, आप लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ भी इसी तरह काम कर सकते हो। और आप ये क्या है, एक सेकंड। मैंने एक स्लाइड ऐड की थी, वो मेरा लैपटॉप ऑफ हुआ है, उससे गुम तो नहीं हो गई। एक सेकंड, मैंने एक स्लाइड इसमें ना कंपनीज के नाम ऐड किए थे लोकल हंटिंग में। बेशक आप उनसे प्रोडक्ट लो या ना लो, लेकिन उनसे आप कांटेक्ट करके ना ज़रा गपशप लगा लो कि क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कैसे बिक रहे हैं, क्या उनके पास अभी कौन सी लिस्ट है, अगर वो मंगवा कर देंगे वो क्या चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, क्यों चार्ज करेंगे। तो ये चीज़ें आप उनसे कर सकते हो। एक सेकंड यार, वो स्लाइड गायब होगी। मैं सिर्फ ना उस स्लाइड को ऐड कर दूं, नाम ही थे उसमें कंपनीज के, वो नाम लिख लेता हूँ ताकि आपको मैं इस नाम लिखो दिखा दूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
हाँ जी। अच्छा, तो अगर आपने लोकली एक जिस तरह ये यूनिकॉर्न सोर्सिंग है, कितने लोग जानते हैं? ज़्यादातर शायद जानते ही होंगे यूनिकॉर्न सोर्सिंग वालों को, वो दोस्त ही हैं मेरे। ये जैन और उज़ैर को कौन जानता है? उज़ैर है, मेरा दोस्त भी है, उसामा खान जो ट्रेनर है उसके साथ पार्टनर है। और उज़ैर इस्लामाबाद के ही हैं। ई कॉमर्स में जिन बंदों को मैं सबसे पहले मिला था उसमें उज़ैर आता है। तो उज़ैर की बैकएंड पे उज़ैर होता है, फ्रंट पे जैन है। तो जैन की कंपनी है यूनिकॉर्न सोर्सिंग के नाम से। यूनिकॉर्न सोर्सिंग से मैंने ऑलरेडी बात कर दी थी। अगर आप लोग चाहो और आप लोगों को लोकली प्रोडक्ट्स चाहिए, चाइना के प्रोडक्ट्स चाहिए जो पाकिस्तान में ऑलरेडी अवेलेबल हो, मतलब इनके पास आए हुए हों और ये आगे ई कॉमर्स स्टोर्स को प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे ही इनके पास शिपमेंट लैंड होती है ये अपने ग्रुप में डाल देते हैं, या ये प्रोडक्ट हमारे पास लैंड हुआ है, 1000 पीसेज आए हैं, लोग उनको ग्रुप में ही मैसेज कर देते हैं, 50 मुझे दे दो, 100 मुझे दे दो, 200 मुझे दे दो, 300 मुझे दे दो। होते वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेंडिंग से मतलब है उस वक्त उस वायरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये उनको प्रोडक्ट दे देते हैं, उसी वक्त 1000 पीसे 3-4 दिनों 5 दिनों के अंदर बेच लेते हैं। और वो आगे इनसे ई कॉमर्स के स्टोर्स वाले लेकर बेच लेते हैं। उससे इनको फायदा ये हो जाता है कि एक तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बात नहीं करनी पड़ती, दूसरा फिर प्रोडक्ट को मंगवाना नहीं पड़ता, तीसरा ये कि सैंपल पे इतना सैम्पलिंग पे बहुत पैसा लगता है। लाइशा पे सबसे ज़्यादा पैसा सैम्पलिंग पे लगता है, क्योंकि सैंपल्स बहुत महंगे होते हैं और फिर एक एक सैंपल को मंगवाना बहुत कॉस्ट पड़ती है। तो अगर एक प्रोडक्ट $1 का है तो सैंपल पे आपको $5 तक का, $4 का एक सैंपल पड़ेगा आपको। तो सैंपलिंग पे आपको बहुत पैसा चार्ज करते हैं। खैर, तो उन सारी झंझट से आप निकल जाते हो। पाकिस्तान में प्रोडक्ट पहुंचा हुआ होता है, इनके पास होता है, ये आपको ग्रुप में मैसेज करते हैं, आप इनसे प्रोडक्ट ले लेते हो, अपने स्टोर पे डाल देते हो और बेचना स्टार्ट कर देते हो। तो यूनिकॉर्न सोर्सिंग मेजरली ये काम करता है। और इसके अलावा अगर आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है और आप इस हसल में नहीं पड़ना चाह रहे कि यार मैन्युफैक्चर से लेकर फिर पाकिस्तान पहुंचाना और कस्टम क्लियर कराना है ये वो, तो आप वो प्रोडक्ट इनको दे देते हो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये उसकी पिक्चर है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये आपको चाइना से ढूंढ कर, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ये आपको चाइना से ढूंढ के उसका मैन्युफैक्चर, उसका प्रोडक्ट, उसकी पिक्चर्स वगैरह आपको भेज देते हैं। सैंपल चाहिए होता तो सैंपल भी मंगवा कर दे देते हैं। आप वो प्रोडक्ट टेस्ट करते हो, उसके बाद आप इनको ऑर्डर प्लेस करते हो, या आपको मैन्युफैक्चर से वो प्रोडक्ट मंगवा कर पाकिस्तान फिर इम्पोर्ट करा के आपको दे देते हैं। तो यूनिकॉर्न सोर्सिंग ये दो काम करता है। एक तो ये कि बना बनाया प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो प्रोडक्ट आपको दे देगा। दूसरा, आपने प्रोडक्ट चाइना से मंगवाना है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बात नहीं करना चाह रहे, या आप सबको उससे बात करके आपको प्रोडक्ट के सैंपल्स, मेरा ख्याल है सैंपल्स दिखाते हैं, मुझे नहीं पता कि सैंपल्स मंगवा के देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हाँ आपको वो प्रोडक्ट चाइना से लेकर पाकिस्तान में सोर्स करा कर दे देंगे। दूसरी कंपनी हंटिंग एंड सोर्सिंग कंपनी है। ये भी लड़का है, कराची का लड़का है, हैदराबाद का, नाम मेरे जहन से इसका निकल गया है, कोई किसी को याद हो तो मुझे बता दे। यंग लड़का है, 19-20 साल का, हमारी कम्युनिटी का ही है। तो लेकिन आपको लोकली कोई मैन्युफैक्चर चाहिए, लोकली आप कोई प्रोडक्ट हो, जिस तरह मुझे प्रोडक्ट चाहिए था लेंजेस के लिए, लेंजेस वाटर। अब लिक्विड प्रोडक्ट ना चाइना से मंगवाना एक बहुत बड़ा महाज है, खासतौर पे बिल्कुल ही साफ, जिस तरह ब्लश टेंट्स होते हैं या कोई और होता है उसमें तो फिर थोड़ा बहुत लिक्विड होता है, इसमें तो बिल्कुल ही लिक्विड होता है, लिक्विड वाटर में। तो इसमें लेंजेस के वाटर में, तो वो मैंने इससे, रफीक समरो समरो, ये हसन ना सबको जानता है, रफीक समरो नाम है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आप तो स्टार्टर हो, क्योंकि मुझे तो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट चाहिए होता है, टॉप ऑफ द लाइन कंपनी चाहिए होती है, टॉप मैन्युफैक्चर चाहिए होता है। मैं तो प्रॉपर्ली एज अ ब्रांड काम करता हूँ। तो इसने प्रोडक्ट्स तो अच्छे भेजे थे, प्राइस भी ठीक दी थी, प्रोडक्ट का सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे हिसाब से वो प्रोडक्ट, मेरी 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 क्वालिटी, जो मैं चाइना से काम करता हूँ, टॉप मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करता हूँ, मेरे लिए, और पाकिस्तान में उसकी गलती नहीं है, पाकिस्तान में इतने टॉप प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं है। इस तरह की पैकेजिंग मुझे चाहिए होती है, बॉटल मुझे चाहिए होती है, या उसकी क्वालिटी मुझे चाहिए होती है। तो वो बेचारा तो उसका ये है कि उसने, वो रफीक समरो से आप कर सकते हो। तीसरा है लोकल बाबा मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान के साथ मैंने पहला बैच लॉन्च किया था। उसकी ट्रेनिंग बेसिकली चलती ही इसी वजह से कि उसके पास प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वो बच्चों को दूसरे तीसरे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन ही वो प्रोडक्ट्स अपने देकर उनसे स्टोर स्टार्ट करवा देता है। तो आप ये कर सकते हो कि आप मोहम्मद फैज़ान के जो लोकल बाबा है उसकी अपनी टीम बैठी हुई है, आप उनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हो। लेकिन इसका एक, इनका कैसा एक्सपीरियंस है, इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए इसके ऑलरेडी बच्चे हैं मोहम्मद फैज़ान की ट्रेनिंग में। हसन ने मेरा ख्याल है उन्हीं से ली हुई है,
समीर ने तो 100% उसी से लिया। समीर तो फैजान भाई का ना ये समझ लो कि मुरीद है उनका, अपना मेंटोर समझता है। तो फैजान से आप से समीर से, हसन का मुझे नहीं पता, हसन ने भी मेरा ख्याल है की हुई, 3-4 बच्चों ने की हुई है फैजान की ट्रेनिंग। क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, कैसे प्रोडक्ट्स थे, इनके क्यों नहीं चले, आपने इनसे क्वेश्चन ये ज़रूर करना है। तो आप इनसे पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो कि यार क्या एक्सपीरियंस था, कैसा था, लोकल बाबा काम कैसे करता है, कैसे काम होता है, ऑर्डर कैसे करना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कितनी बड़ी लिस्ट होती है, कितनी बड़ी इन्वेंट्री होती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, ये चीज़ें आप इनसे पूछ लेना। तो तीसरी कंपनी लोकल बाबा है। चौथी कंपनी यासर भाई की हंटिंग कंपनी। यासर भाई का इस ई कॉमर्स में मेरे ख्याल इस वक्त जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो यासर भाई काम कर रहे हैं। फैजान भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ट्रेनिंग वाली साइड पे, यासर भाई भी प्रोडक्ट वाली साइड पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये पता है कि अच्छा ट्रेनिंग ले ली। तो समीर ने ट्रेनिंग ली हुई है। समीर आज मेरे ख्याल क्लास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यासर भाई का मुझे पूरा नाम भूल गया, यासर सरवर नाम है यासर भाई का। एक सेकंड। यासर सरवर ही नाम है। हाँ जी, यासर सरवर ही नाम है। यासर भाई क्या है भाई, ट्रेनिंग अपनी भी होती है, यासर भाई के पास प्रोडक्ट्स भी होते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यासर भाई के भी प्रोडक्ट्स कैसे, उनसे भी कांटेक्ट करें, उनसे भी लिस्ट मांग लें, उनकी टीम होगी जो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते होंगे, या कैसे करना है, क्योंकि ये तो लोकल कंपनीज हैं, मुझे लोकल कंपनीज का इतना आइडिया नहीं है। ये आपने मुझसे पूछना था तो मैंने आपके लिए एक ये पूरा वो डाल दिया है कि भाई ये 4 कंपनीज हैं, आप इनसे कांटेक्ट करो, इनसे बात करो, आप एक आइडिया ले लो क्या कैसे काम होता है, क्यों काम होता है और क्या करना है। तो आप इनसे डिटेल में बात करके इनके प्रोडक्ट्स वगैरह ये वो कर सकते हो यासर भाई का भी। लेकिन इनके पास मसला ये होता है कि वो प्रोडक्ट ना हर बंदा बेच रहा होता है, वही सेम प्रोडक्ट यासर भाई भी बेच रहे होते हैं, मोहम्मद फैजान भी वही बेच रहा होता है, यूनिकॉर्न सोर्सिंग भी वही बेच रही होती है, हंटिंग एंड सोर्सिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3 कंपनी सेम ही प्रोडक्ट बेच रही होती हैं। एक के पास विनिंग प्रोडक्ट आता है जो पाकिस्तान में बिक रहा होता है, अगर वो उसके पास है ना तो वो सारी तीनों कंपनीज उसमें इंटरेस्टेड, तीनों कंपनीज वो प्रोडक्ट ले आती हैं। फिर आपके पास पीछे मार्जिन नहीं बचता कि भाई मैं कितने में बेचूंगी, कैसे बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, क्योंकि सारे ही तो कर रहे हैं। तो ये इश्यू उसमें आता है। ये 4 कंपनीज थी। और अब एक और चीज जो है प्रोडक्ट हंटिंग इन चाइना। टाइम क्या हुआ है, क्योंकि मेरा वो गला सूख गया यार, आज तो गले में दर्द स्टार्ट हो चुका है। 9:42। चलिए आखिरी स्लाइड है, इसको कर लेते हैं, क्योंकि आज से आगे ना हमारी प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग खत्म हो जाएगा टॉपिक, पैकेजिंग हो जाएगा। पैकेजिंग से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बिजनेस प्लान बनाना सिखाऊं और आपको असाइनमेंट दे दूं। बिजनेस प्लान जरूरी है, उसके बाद हम पैकेजिंग पे आए। आप कहते हो तो पैकेजिंग पहले ही कर लेता हूँ, नहीं तो मैं ये चाह रहा था कि पैकेजिंग हम तब करें जब हमारे पास प्रोडक्ट वगैरह बिजनेस प्लान वगैरह रेडी हो। हम उसके बाद पैकेजिंग पे आएंगे, भाई अब हमने इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या रखनी है, पहले पैकेजिंग बताने का फायदा नहीं होगा। पैकेजिंग हम बाद में रखेंगे, डिटेल में करेंगे जब आपको प्रोडक्ट का, बिजनेस प्लान का, 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान का, इन सारी चीज़ों का जब पता चल जाएगा तो तब हम पैकेजिंग पे आएंगे कि हाँ ली भाई ये प्रोडक्ट है, अब पैकेजिंग बताएं क्या होती है, कैसे होती है, तो तब हम पैकेजिंग पे बात कर लेंगे। ठीक। तो आखिरी स्लाइड है। मैंने ये आपको प्रोडक्ट हंटिंग चाइना में तो बता दी थी, सिर्फ इसमें एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, वो ये कि 2 एप्लीकेशन और हैं, मेड इन चाइना और 1688। 1688 का इशू ये कि 1688 चाइनीज में है, लेकिन 1688 पे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, जो प्रोडक्ट बनाता है वो अपना अकाउंट खोल के बैठा हुआ है। एजेंट्स आपको मिनिमम ना होने के बराबर मिलेंगे। मेड इन चाइना भी मैंने यूज की और मैंने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बात भी की है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स बनाए भी हैं, लॉन्च भी किए हैं। मेड इन चाइना पे भी आपको हर तरह का वो नहीं मिलेगा। अलीबाबा पे आपको 90-95% आपको एजेंट्स मिलेंगे, 5% आपको, 6% या बहुत हुआ चलो 20-25%, 30% आपको कंपनीज मिलेंगी, लेकिन सेम कंपनीज के साथ आपको एजेंट्स भी बहुत मिलेंगे। वो खुद भी हैं और उनके एजेंट्स भी हैं। एजेंट्स इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से आपको एजेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। मेड इन चाइना
जिस मैन्युफैक्चर को मैं पहुंचना चाह रहा था और वो मुझे कोई भी अली बाबा के थ्रू नहीं मिल रहा था, वो मैन्युफैक्चर या उसका कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा था, मैंने मैड इन चाइना के थ्रू उस मैन्युफैक्चर तक पहुंचा और मैं पहुंच चुका था फिर उस मैन्युफैक्चर तक, जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉक करना था एक क्लाइंट के लिए, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था, लेकिन उसके लिए मुझे वो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर चाहिए था। तो और 1688 तो ऐसा है कि अगर मेड इन चाइना, अगर आपको अली बाबा पे प्रोडक्ट मिलता है ना $2 का, तो 1688 पे आपको सेम प्रोडक्ट 50 सेंट 60 सेंट्स का मिलेगा। वो इतनी सस्ती है कि उससे मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है। लेकिन इशू ये है कि उसके लिए आपको कोई चाइनीज दोस्त हो या जिसको चाइनीज समझ आती हो, क्योंकि इनकी समझ नहीं आती ये लिखा हुआ क्या है। प्रोडक्ट की प्राइस तो फिर समझ आ जाती है और होती भी वो चाइनीज करेंसी में है, लेकिन वो प्रोडक्ट समझ नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है। तो 1688 जरूर ट्राई करना, और प्राइसेस बड़ी सस्ती हैं। कांटेक्ट कैसे करना है उनको, जो मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ उसको फिर उर्दू इंग्लिश नहीं आती, मैं ये भी बता दूं, उसको आती फिर सिर्फ चाइनीज ही है। तो या तो उसको वी चैट पे लेके आ जाओ, नंबर लेकर किसी तरह कांटेक्ट करके, क्योंकि वी चैट के ऊपर आप इंग्लिश में भी बात करोगे, उसके पास ट्रांसलेशन होकर उर्दू उसमें चाइनीज में चली जाती है। तो ये है 1688। उसके बाद आपने सर्च कैसे करना है अली बाबा पे, मैंने आपको बता दिया है। मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरर से आपने कैटलॉग मंगवानी है, कैटलॉग मंगवा कर उससे कोटेशन मांगनी है, और एमओक्यूज जरूर पूछने हैं आपने कि मिनिमम एमओक्यूज वो कितने ऑर्डर लेता है। सर्टिफिकेशंस अगर चाहिए तो वो ज़रूर आपने चेक करनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, लेंसेज हैं, सन ग्लासेस हैं, ऑप्टिकल फ्रेम्स होते हैं, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सर्टिफिकेशन ज़रूरी होती है। अगर नहीं भी है तो आप पाकिस्तान में अगर वो विदाउट सर्टिफिकेशन बिक रहे हैं और आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आप सर्टिफिकेशंस के साथ लॉन्च करो, ताकि आपका ब्रांड उस पर खड़ा होगा कि यार हमारा, आप रैंडम प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, हमारे पास ये 4 किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं इस प्रोडक्ट के लिए, के ऊपर हम ये 4 किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं, ये इस वजह से हमारी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि हमारे पास ये रूल्स, ये आईएसओ रूल्स, या ये सी सर्टिफाइड, और ये सर्टिफिकेशंस के साथ हम काम करते हैं। रैंडम हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं जो आम मार्केट में बिकता है। तो सर्टिफिकेशन जरूर देखा करो कि आप जिस इंडस्ट्री में लॉन्च करना चाह रहे हो उसमें क्या क्या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, होती हैं या होनी चाहिए, और वो सर्टिफिकेशन वाले मैन्युफैक्चरर के साथ ही जाओगे तो एक ब्रांड की एक यूएसपी भी बन जाती है कि यार इसका हमारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। जिस तरह वो ज्यादातर ब्रांड्स आपने देखा होंगे कि डॉक्टर्स का, इस वाले इदारे का सर्टिफाइड प्रोडक्ट, इस कंपनी का सर्टिफाइड ना, इस वाले सर्टिफिकेशन कंपनी से सर्टिफाइड ब्रांड है हमारा, जो टीवी पे एड्स चलते हैं। तो सर्टिफिकेशन से आपके एक ब्रांड में ना एक जान पड़ जाती है। प्लेस ऑर्डर फॉर सैंपल्स, सैंपल्स आपने ऑर्डर करने होते हैं। सैंपल्स आपने 20 मैन्युफैक्चरर से बात की, 20 से आपने कैटलॉग्स मंगवाए, 5 एक मैन्युफैक्चरर आपने लॉक किया जिसका आप सैंपल्स टेस्ट करना चाह रहे हो, उन करो 100 से बात करो, 5 कंपनी शॉर्ट करो, उन 5 से आप सैंपल्स मंगवाओ, उन सैंपल्स को टेस्ट करो, फिर और एमओक्यूज देख लो, उससे एक फाइनल कोटेशन मंगवा लो। एमओक्यूज देख लो किसमें मिनिमम पड़ रहे हैं, आपके पास कितना बजट है। लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो जो है 2000 रुपये का, जो बिकेगा 2000 का, आपको एक कंपनी मिलती है जो 500 रुपये दे रही है प्राइस उस प्रोडक्ट की, एक 600 दे रही है, जो भी प्राइस 550 दे रही है, और टॉप 3 5 कंपनीज आपने निकाली जिनके प्रोडक्ट्स आपने टेस्ट करना चाह रहे हो, आपने टेस्ट किए, आपको 5 में से 2 कंपनीज 3 कंपनीज ऐसी निकल गई जिनके प्रोडक्ट आपको पसंद आ चुके हैं और जिनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, जो लोकल मार्केट से आप बड़ी अच्छी क्वालिटी उस प्रोडक्ट की दे रहे हो। अब आप ये करते हो कि उससे फिर आप 3 कंपनी से आप कोटेशन मांगते हो, एमओक्यूज रीनेगोशिएट करते हो। एमओक्यूज का क्या मतलब है कि एक कहती है कि 6000 से मिनिमम ऑर्डर हम नहीं लेंगे, एक कहता है 3000 से मिनिमम नहीं लेंगे, एक कहता है 2000 से मिनिमम हम नहीं लेंगे। तो अब 2000 लेते हो, 500 रुपये का आपको प्रोडक्ट पड़ता है, तो 5×2 = 20, ये आपको 20 लाख रुपए आपको बनेंगे 2000 के ऊपर, 5×2 = 10, नहीं 10 लाख रुपए। अगर आप 2000, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी। अगर आप एक कंपनी कहती है हम 6000 से मिनिमम ऑर्डर नहीं लेते, 6000 मिनिमम क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी ही करनी है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 500 कर लो, 6×5 = 30, तो आपकी 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी। तो आपकी पॉकेट के ऊपर है कि आपने किस मैन्युफैक्चरर के साथ जाना है, किस एमओक्यू के साथ जाना है। सैंपल टेस्ट करने से पहले भी ये चीज चेक कर लो कि लेट सपोज उसकी मिनिमम क्वांटिटी, वो 6000 से मिनिमम क्वांटिटी दे ही नहीं रहा, आप उससे सैंपल मंगवा देते हो, सैंपल लॉक भी हो जाए, पसंद भी आ जाए, फायदा नहीं होगा, आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकोगे।
तो सैंपल्स भी उन्हीं से मंगवाओ जो आपकी एमओक्यूज के अंदर, आपकी क्वांटिटी के अंदर रहकर, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर रहकर आपको वो फिजिबल पड़ रहा है कि हाँ यार ये कंपनीज हैं, 3 5 कंपनीज हैं, 6 कंपनीज हैं जिनके एमओक्यूज भी मुझे समझ आ रहे हैं, जिनकी प्राइसिंग भी मुझे समझ आ रही है, जिनकी क्वालिटी भी समझ आ रही है, सारा कुछ मुझे समझ आ रहा है। इन 5 का टेस्ट करता हूँ, जिनकी अच्छी क्वालिटी होगी उनके साथ में चला जाऊंगा। तो आप वो टेस्ट करके फिर उसके साथ प्राइस दोबारा रीनेगोशिएट करो, फाइनल प्राइस, और करके फिर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर दो। फिर अपने डिजाइन द प्रोडक्ट लैबलिंग और प्लेस द ऑर्डर, अपनी पैकेजिंग अपनी डिजाइन करनी है, उसको भेजनी है, वो सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी पैकेजिंग और सारा डिजाइनिंग और वो करके आपको प्रोडक्ट भेज देगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ लो। प्रोज एंड कॉन्स, 1688 से मैंने बाइंग नहीं की, लेकिन जितनी भी कंपनीज चाइना में बैठी हुई हैं वो 1688 से ही बाइंग करती हैं। जितने भी, जिस तरह पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं इसकी हंटिंग एंड सोर्सिंग की, ठीक है, ये कंपनीज भी मुझे पता है कि बैकएंड में कौन कौन सी कंपनी 1688 से प्रोडक्ट उठाती है। जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी आता है ना, वो भी मेजरली 1688 से आता है। अलीबाबा पे से कम आता है, 1688 से ज़्यादा आता है। ये भी 1688 पे वर्किंग ज़्यादा करते हैं। तो प्राइस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के साथ अटैच हो जाते हो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये दो मेजर प्रोज हैं। कॉन्स इसके ये हैं कि चाइनीज में है, उनकी ज़बान समझ नहीं आती। वो आपसे शायद, आपको जैसे ही उसको लगता है कि ये शायद पाकिस्तान से है या उससे है, तो वो प्राइस तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर दे देते हैं। लेकिन वो आप और मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे 1688 से ना समझ नहीं आती, मतलब वो बात नहीं हो पाती, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती उनसे, क्योंकि उनको बैरियर बहुत ज़्यादा है। जिसको चाइनीज़ आती है, या चाइनीज़ एजेंट आपका ऐसा हो, एक बंदा आप चाइनीज़ रख लो जो आपकी बेसिस के ऊपर चाइनीज़ बोले और जो चाइनीज़ करता है और उसको लोकल का पता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो जिनका काम हंटिंग एंड सोर्सिंग है, जिन जिन जो कंपनीज करती ही हैं, वो 1688 ही यूज़ करती हैं फिर, क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए अब आप इतना बड़ा टेंशन तो नहीं लेते कि एक प्रोडक्ट के लिए आप 1688 के लिए एजेंट भी रखो और चाइनीज भी रखो और फिर वो उनसे बात भी करे और फिर ये भी करे। तो वो यूज़ करती हैं, लेकिन प्राइस और डायरेक्ट मैन्युफैक्चर, ये दो चीज़ें आपका प्लस आती हैं 1688। नहीं भाई, 1688 अलहदा कंपनी। आप ये कह रहे हो कि आप प्रोडक्ट लो टेलीमार्ट से, ठीक है, और डिस्प्यूट जो है वो आप अली बाबा पे डाल दो। अच्छा, सिक्योर एज अली बाबा, मैं समझा आप कह रहे हो कि अली बाबा से यार 1688 पे डिस्प्यूट का कोई सिस्टम नहीं है। उनका इतना कोई मैन्युफैक्चरर से आपको डायरेक्टली लिंक कर देते हैं अपना, मेरा ख्याल है उनका कोई बीच में मार्जिन शार्जिन भी नहीं है। तो लिंक करना उनका मेजर काम है। और ऑर्डर जो है वो बेशक आप उधर करके आप ऑर्डर अली बाबा से के थ्रू प्लेस कर दो। तो ये है, लेकिन सिक्योर नहीं है, अली बाबा की तरह सिक्योर नहीं है। शायद हो भी, लेकिन मैंने जितनी टेस्ट की थी उसमें नहीं थी इतनी उनकी ना, टर्म्स एंड कंडीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और उसमें कोई इस तरह वेरीफाइड और कंपनी और इस तरह के डेटा नहीं आ रहा होता, आपकी जो पैसे हैं वो सेफ रहेंगे, इस तरह के डेटा नहीं आ रहा होता। तो मैंने क्योंकि कोई ऑर्डर 1688 से प्लेस किया नहीं है, तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी सिक्योर है नहीं है, मेरे साथ कोई मसला हुआ है या नहीं हुआ। या आपको जो यूज़ करता है वही बेहतर बता सकता है। लेकिन ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे एक दफ़ा नज़र ज़रूर दोहरा लो, तो आइडिया हो जाएगा कि आपको कि यार क्या सीन है, कितना डिफरेंस आता है प्रोडक्ट्स में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हसन। अच्छा अली भाई, मैंने क्योंकि 1688 भी यूज़ किया था पहले जब मैं अमेजोन पे प्रॉपर काम करता था, तो अच्छा, काफ़ी मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो अली बाबा पर भी होते हैं और 1688 पर भी होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम ये जो हम उनसे बात कर लेते हैं वहाँ पे हमें कम प्राइस में मिल जाती है ऐसे ही प्रोडक्ट, होता लेकिन है, अब ऑर्डर जो है वो अली बाबा पे हम प्लेस यही कर होता देते है, यही होता है, आपने करना ही होता है, लेकिन ज़रूरी हैं तो नहीं है ये ना। जिस सिक्योर तरह हो अब जाता है। अब एक कंपनी थी, उसको मैंने उससे बात की अली बाबा पे, तो वो मुझे लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की प्राइस $2 दे रही थी। मैंने सेम कंपनी का नाम जब जाकर 1688 पे सर्च किया तो मुझे वो कंपनी वहां पे मिल गई। मैंने जब वहां पे बात की तो मुझे प्राइस मिल गई $1.5, ठीक है।
जब 1.5 मिल गई और मैंने उससे यही यही बात की कि यार पेमेंट जो है मैं अली बाबा पे करूंगा, मैं आपको यहाँ पे नहीं करूंगा। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, हमारा अली बाबा वाला अकाउंट है, आप उस पर कर देना, कोई मसला नहीं। सिर्फ इनका मसला ये नहीं था, बल्कि इनका होता ही है कि 1688 पे जो कंपनीज होती हैं उनकी अली बाबा पे इतनी स्ट्रांग प्रोफाइल नहीं होती। अली बाबा जिनके प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है ना, या जिन कंपनीज को टॉप पे दिखा रहा होता है, उनके नंबर्स बहुत बड़े होते हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो बेसिकली मेजरली, कि उनके नंबर्स इतने बड़े होते हैं। अब इस कंपनी का अली बाबा पे प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मतलब इसी तरह की जैसे लाइशा की अपनी वेबसाइट बड़ी स्ट्रांग हो, या लाइशा दराज पे बड़ी स्ट्रांग हो, लेकिन शायद लाइशा टेलीमार्ट पे इतनी स्ट्रांग ना हो। तो इन ये टेलीमार्ट पे वो जो 1688 पे बड़े स्ट्रांग थे, बड़ी कंपनी थी और बड़ा इनकी प्रोफाइल थी, लेकिन ये अली बाबा पे इतने स्पेंडिंग या इतना फोकस नहीं थे। सिर्फ अली बाबा से पेमेंट मैंने जाकर इनके अली बाबा वाले अकाउंट पे कर दी। तो मेड इन चाइना पे भी है, सेम कंपनी आपको अली बाबा पे भी मिल जाएगी, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंपनी अली बाबा पे ऊपर हो, ये जरूरी नहीं है। चांसेस हैं लेकिन जरूरी नहीं। सही है। तीनों प्लेटफॉर्म्स में कोई हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो हमें कोई कस्टम लाइसेंस भी होना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा, जो सोर्सिंग है, सोर्सिंग का जो तरीका है वो आपने करना ये है कि अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट मंगवाना है तो दो तरीके होते हैं। सबसे सिक्योर तरीका ये है कि मैं आपको एजेंट्स बता दूंगा पाकिस्तान में, ठीक है। आपने खुद सोर्स नहीं करवाना, आपने उस कंपनी के थ्रू सोर्स नहीं करवाना। आपने उस एजेंट से, लेट सपोज 50 kg का आपका प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपने वो खुद उस कंपनी को नहीं कहना कि यार ये आप मुझे भिजवा दो, आप इसके पैसे चार्ज कर लो। एक तो वो पैसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, दूसरा ये है कि वो प्रोडक्ट अगर कस्टम में फंस जाएगा ना तो वो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। वो आपको कहेगी यार आपके कस्टम में फंसा हुआ है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जाकर आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाकर कस्टम से निकलवा लो। आपने एजेंट को ऑनबोर्ड करना है। एजेंट का काम ही ये होता है कि वो सारा दिन ना प्रोडक्ट ही चाइना से मंगवा कर पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज को सोर्स करवा कर दे रहा होता है, वहां से लेता है, यहाँ पर देना होता है। उसमें प्रोसेस ये होता है कि जिस तरह मेरा मैन्युफैक्चरर है, वो मेरे प्रोडक्ट में उसको एड्रेस दे देता हूँ। मेरे एजेंट्स, मेरे एक पक्के 3 एजेंट्स हैं, मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ। तो मैं अपने एजेंट का जैसी प्रोडक्ट रेडी होता है, मैं अपने एजेंट का एड्रेस दे देता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट ना चाइना में इस वेयर हाउस में पहुंचा दो। और साथ ही अपने एजेंट को मैसेज कर देता हूँ कि भाई मेरा प्रोडक्ट ना ये कंपनी है, ये इस वाली कंपनी से ये वाला प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में आ रहा है। वो ओके कर देता है, ठीक है आ जाता, भेज दें। मेरा जैसे ही प्रोडक्ट उस कंपनी में उसके वेयर हाउस में पहुंचता है, वो मुझे खुद ही बता देता है, अली भाई आपके प्रोडक्ट्स मेरे पास पहुंच चुके हैं, इस तारीख को 10 दिनों में बाय एयर अगर आने हैं तो ये 12 दिनों में या 13 दिनों में, इस तारीख तक आप तक ये चाइना से मैं पाकिस्तान पहुंचा दूंगा, आपके वेयर हाउस तक पहुंचा दूंगा। वो अपने वेयर हाउस से लेकर मेरे वेयर हाउस तक पहुंचाना उस एजेंट का काम होता है। वो 13 दिन 15 दिन के अंदर मेरा वो प्रोडक्ट पहुंचा देता है बेसिकली। और यही उसका एजेंट का या काम होता है। तो इसमें डिफरेंट कंपनीज हैं। आपने जाकर कैरिज कंपनी फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान वो भी चेक कर सकते हो, फ्रेट फॉरवर्डर फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान आप उनको भी चेक कर सकते हो। तो एजेंट्स को भी चेक, फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट को भी चेक कर सकते हो, और कैरिज कंपनीज को भी चेक कर सकते हो। और ये जो है वो मेरे वाले चाहिए होंगे, मैं आपको अपने वाले दे दूंगा, लेकिन वो बड़े मतलब बड़ी क्वांटिटी के साथ काम करते हैं। उनके अपने कंटेनर्स आते हैं, उस कंटेनर्स पे काम करते हैं वो। ये 10 किलो 15 किलो 20 किलो पे केजी पे काम नहीं करते। वो कम से कम आपका प्रोडक्ट 200 kg से ऊपर हो तो तब मंगवा कर देते हैं। तो एक कराची का है, एक मेरा इस्लामाबाद का है। इस्लामाबाद वाला तो वो मंगवाता है, उसका नंबर मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो नहीं करता, वो फ्रेट फॉरवर्डर नहीं है या कैरेज कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। वो बेसिकली अपनी शिपमेंट्स मंगवाता है और मैं उसके साथ बहुत पुराना काम करता हूँ, तो वो अपनी शिपमेंट में मेरा सिर्फ सामान रख के ला कर देता है, और किसी का सामान नहीं लाता वो। तो एक दफ़ा मैंने पिछली बैच में उसका नंबर शेयर कर दिया था एक दो लोगों के साथ, और उसने मुझे कॉल की, गली भाई आपका सामान लेकर आता हूँ और किसी का नहीं लेकर आता, मेरा नंबर ना दे। तो उसका कांटेक्ट नहीं दे सकता। जो कराची वाला एजेंट है जो करता ही ये काम है, उसका एजेंट नंबर फराज भाई नाम है, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ।
यार ये ना, एक सेकंड, 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 03033555358। नंबर मैंने उसमें शेयर कर दिया। रिकॉर्डिंग तो बंद करा दो भाई।